नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मार्केट में अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें बहुत फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ 3 से 4 महीनों में मेरे पास 5 ऐसे नए केस आ चुके हैं जिसमें कि परचेज़र ने पैसे देकर के प्रॉपर्टी ख़रीदी या बैंक लोन ली, उसके बावजूद भी उनको फ्रॉडुलेंट तरीके से बिना मालिकाना हक ना होते हुए भी किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर उनकी प्रॉपर्टी में वो खुद बैठे हुए हैं लेकिन किसी और ने उसके गलत कागज़ बनवा लिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और वो प्रॉपर्टी पे अपना हक जताने लग गया, या किसी व्यक्ति ने फेक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा करके किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे उन फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू किसी बैंक से या NBFC से लोन ले लिया। तो इस तरह के बहुत केसेस मार्केट में आ रहे हैं और इनफैक्ट 5 केस जो हैं पिछले 2-3 महीनों में मेरे ही थ्रू फाइल किए गए हैं कोर्ट्स में। तो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, लेटेस्ट जून 2025 में ही आया है, जिस केस का नाम है महनूर फातिमा इमरान वर्सेस मेसर्स विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा जजमेंट दिया है उसका जो अगर जिस्ट की बात करें तो वो यही आ रहा है कि केवल किसी के फेवर में रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट है या रजिस्टर्ड सेल डीड है किसी के फेवर में, इस केवल रजिस्टर्ड सेल डीड होने की वजह से उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता है। रजिस्टर्ड सेल डीड होना एक पहलू है, एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है, एक लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड सेल डीड है इस वजह से वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनता, मालिक नहीं बनता है। उसके लिए बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, बाकी फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तभी एक व्यक्ति को पूरी तरह से एब्सोल्यूट ओनर माना जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट मालिक माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों आज इसी विषय पर वीडियो बनाने वाली हूँ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो महनूर फातिमा इमरान का केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त एक परचेज़र को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या प्रॉपर्टी पे लोन देते वक्त बैंक को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एब्सोल्यूट ओनर कब माना जा सकता है, इन सब विषयों पे बात करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ डिटेल में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के पूछ सकते हैं मुझसे वो क्वेरी। अपने कोई भी जो उलझन है, कोई भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं आप मुझसे। तो दोस्तों पहली चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिस्ट आई है और जो किसी भी लीगल एक्सपर्ट का मानना हो सकता है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप केवल रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट के होने मात्र से नहीं मिलती है। ये एक पहलू है एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का, लीगल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदने वाले हैं तो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है आपको, उसका जो टाइटल है प्रॉपर्टी पे, उसका जो खुद का मालिकाना हक है प्रॉपर्टी पर, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, यानी कि उसके टाइटल को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, उसके मालिकाना हक को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, और उसका जो मालिकाना हक है वो किसी भी तरह से, किसी भी वजह से किसी तरह के डिस्प्यूट में ना हो। तो पहला तो ये है कि सेलर का खुद का टाइटल एब्सोल्यूट क्लियर अनडिस्प्यूटेड हो। नंबर 2 जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेलर है वो उस संपत्ति के, उस प्रॉपर्टी के फिज़िकल लॉफुल एक्चुअल पोजेशन में हो, और जब वो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है तो जो ख़रीदने वाला व्यक्ति है उसको एक्चुअल फिज़िकल पोजेशन, लॉफुल पोजेशन उस प्रॉपर्टी का मिले। यानी कि बिना कब्ज़े के अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कब्ज़े के बिना प्रॉपर्टी की सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं मानी जा सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो केवल रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट करा लेना भर ही काफ़ी नहीं है।
आपको प्रॉपर्टी का एक्चुअल फिजिकल पोजीशन यानी कि कंप्लीट कब्ज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो केवल सेलर के नाम पे एक टाइटल डॉक्यूमेंट है और उसके बेसिस पे आप एज़ परचेज़र प्रॉपर्टी ख़रीद लें और अपने नाम पे रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट करवा लें, यही काफ़ी नहीं है। उसके पीछे की पूरी टाइटल चेन जो है वो भी आपको वेरीफाई करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं वेरीफाई कर रहे हैं तो आप कोई लीगल एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं जो वो पूरी टाइटल चेन आपको वेरीफाई करके दे कि जो पीछे का उसका मालिकाना हक चला आ रहा है और जिस तरह से वो प्रॉपर्टी सेल होते हुए फाइनली प्रेजेंट सेलर यानी कि जो अभी का मालिक है उसके नाम पे आई है, वो पूरी चेन क्लियर है कि नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है कि नहीं है, और पीछे की चेन के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो जो ओरिजिनल सेलर के पास होने चाहिए वो सेलर के पास ओरिजिनल में है कि नहीं है। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी एंटायर प्लॉट ले रहे हैं तो यानी कि एंटायर प्लॉट का पूरा पीछे से जो चेन चला आ रहा है टाइटल डॉक्यूमेंट्स का, वो ओरिजिनल में भी सेलर के पास होना चाहिए। अगर आप पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्लॉट का कोई छोटा हिस्सा ले रहे हैं या उसमें से कोई छोटी दुकान ले रहे हैं या कोई फ्लोर ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, तो आपको ये देखना है कि उस फ्लोर से या उस छोटे हिस्से से रिलेटेड जो भी टाइटल चेन है, 3-4 सेल डीड्स या जो भी GP8 जो भी चेन है, वो पूरी चेन ओरिजिनल जो कि होनी चाहिए उस छोटे हिस्से से रिलेटेड, वो सेलर के पास है कि नहीं है और आपको वो ओरिजिनल में हैंडओवर की जा रही है कि नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है कि सेलर का खुद का टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी की पोजेशन होनी चाहिए और पीछे की जो टाइटल चेन है, पीछे के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी ओरिजिनल में सेलर के पास अवेलेबल होने चाहिए, जो खरीदते वक्त बायर को देने चाहिए। तो यानी कि जब हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो इसमें क्या चेक्स किए जा सकते हैं, क्या चीज़ें चेक की जा सकती हैं। तो पहली चीज़ कि पुराने सारे टाइटल डॉक्यूमेंट, पीछे की पूरी टाइटल चेन आपको लेनी है। दूसरी चीज़ कि इस ट्रांजैक्शन में जो भी कंसिडरेशन की बात हुई है, जो भी पैसे के लेन देन की बात हुई है, वो फुल पेमेंट की गई है कि नहीं की गई है। अगर की गई है तो उसकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होगी, जो रसीदें होंगी, जो रिसीट्स होंगी, वो सारी भी आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल में लें। तीसरी चीज़ कि इस प्रॉपर्टी का नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बन जाता है। आप किसी लॉयर के थ्रू भी बनवा सकते हैं। और अगर किसी सोसाइटी या अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है जहाँ पे सोसाइटी या अथॉरिटी का NOC लेना भी ज़रूरी है, तो वो आप NOC और नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लें। चौथी चीज़ आपको ये वेरीफाई करवानी है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कहीं से कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है। तो ये भी आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई बैंक लोन ना चल रहा हो। देन पांचवी चीज़ जो आपको चेक करनी है कि इसमें कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो, इसमें कहीं कोई स्टे नहीं लगा किसी कोर्ट से। सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में भी आप चेक करवा सकते हैं कि किसी तरह का कोई स्टे या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना आया हुआ हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो लीगल डिस्प्यूट कोई भी ना हो, ये आपको चेक करवाना है। छठी चीज़ जो आपको चेक करवानी है कि जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटी के चार्जेस हों, जैसे दिल्ली में MCD के जो भी टैक्सेस हैं, जो भी किसी और अथॉरिटी के टैक्सेस हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जो है पूरा भरा गया है कि नहीं भरा गया है, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें किसी सरकारी महकमे का ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, तो पहला चार्ज उन आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की भरपाई करने में ही जाएगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो पाएगी। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी हैं। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी, जिस तरह के फ्रॉड्स मार्केट में आ रहे हैं, कि अगर आप लोग ये वेरिफिकेशंस खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई प्रॉपर्टी ख़रीदने में जाती है। तो आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट, लॉयर की सलाह ज़रूर लें, उनसे वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह के अगर डिस्प्यूट में आप फंसे हुए हैं और आपको रिजॉल्व की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट।
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।